नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने कैथोड किरणों के बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो में एनोड किरण, जिसे केनाल किरण के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि मैं जैसे यहाँ वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों, एक बात मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स में आ रही है, वैसे भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर आप कंप्लीट सिलेबस कराओगे कि नहीं करवाओगे। दोस्तों, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, जो आपके एग्जाम का है साइंस का, ठीक है। और मैं जल्दी ही एक वीडियो अपने सिलेबस का बनाने वाला हूं, क्योंकि अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर सिलेबस में क्या आएगा। अगर हमें सिलेबस के बारे में पता है अच्छी तरीके से, तो हम अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम बात करते हैं केनाल किरण, जिसे एनोड किरण के नाम से भी जाना जाता है, जो किससे संबंधित है? प्रोटॉन की खोज से। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि केनाल किरण जिसे क्या कहते हैं? एनोड किरण भी कहते हैं। इन किरणों की खोज किसने की थी दोस्तों? गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। और कब की थी दोस्तों? 1886 में। सन 1886 में मैंने बताया था प्रोटॉन की खोज कैसी हुई थी उस वीडियो के अंदर। अगर आपने प्रोटॉन की खोज वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे वीडियो के लिंक दे रखा हूं, आप उसके अंदर जरूर देखें। तो मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं केनाल किरण या एनोड किरण की बात करूं तो इसके गुण भी अधिकतर कैथोड किरणों से मैच खाते हैं, कैथोड किरणों से ही मिलते जुलते हैं। कुछ 4-5 गुणों के अंदर क्या है, वेरिएशन है, वो अलग है, और वो ही अपने एग्जाम की दृष्टि से क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है, उन सभी के बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं कि देखो, जिस प्रकार से कैथोड किरण एक सीधी सरल रेखा में गमन करती है, उसी प्रकार केनाल किरण या एनोड किरण भी क्या करती है? सीधी सरल रेखा में गमन करती है। लेकिन कैथोड किरण तो कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है, जबकि केनाल किरण या एनोड किरण एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। तो मैं बात करूं, केनाल किरण है वह भी सीधी सरल रेखा में गमन करती है, लेकिन कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में। कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है, और केनाल किरण, जिसको अपन एनोड किरण के नाम से जानते हैं, वो एनोड से कैथोड की ओर क्या करती है? गमन करती है। नेक्स्ट बात करें, इनकी गति कैथोड किरणों की अपेक्षा क्या होती है दोस्तों? कम होती है। क्या होती है? कम। अगर मैं बात करूं, जो कैथोड किरण है, कैथोड किरणों की जो गति है उससे इनकी गति क्या होती है दोस्तों? कम होती है, क्योंकि ये कुछ भारी होती हैं। कैथोड किरणें हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जबकि एनोड किरण, जिन्हें केनाल किरण भी कहते हैं, ये प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है, धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन से क्या होती हैं? भारी होती हैं। इसलिए इनकी गति होती है वो कैथोड किरणों की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट बात करूं, कैथोड किरणें हैं वो एक ऋणावेशित किरणें हैं, जबकि केनाल किरण या एनोड किरण कैसे कणों से मिलकर बनी होती है? धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। इसलिए केनाल किरण या एनोड किरणों की प्रकृति दोस्तों क्या होती है? धनावेशित होती है। क्या होती है? धनावेशित। नेक्स्ट मैं बात करूं कैथोड किरणों की। कैथोड किरणों के अंदर यांत्रिक प्रभाव मैंने बताया था, यांत्रिक गुण पाया जाता है, उसमें गुण भी पाया जाता है। यांत्रिक गुण, अगर मार्ग में कोई फिरकली रख दें, जैसे केनाल किरण के या एनोड किरण के बीच में अगर कोई फिरकली रख दे हल्की, तो जैसे ही केनाल किरण की बौछार करवाई जाती है तो वो घूमने लगती है, मतलब यांत्रिक गुण होता है। दूसरी बात, अगर बीच में कोई धातु की पतली चादर रख दी जाए तो उस पर अगर केनाल किरण या एनोड किरण की बौछार करवाई जाए तो भी वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर कि एनोड किरण में भी यांत्रिक गुण और कौन सा गुण पाया जाता है? ऊष्मीय गुण पाया जाता है, कैथोड किरणों की तरह ही, ठीक है। उसके बाद में बात करूं, कैथोड किरण भी फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती थी। मैंने बताया भी था कि जिंक सल्फाइड के पर्दे पर डालने पर चमक उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से एनोड किरण या केनाल किरण भी फोटोग्राफी प्लेट को क्या करती है? प्रभावित करती है, ठीक है।
उसके बाद में अगर नेक्स्ट गुण के बारे में बात करूं, जिस प्रकार से कैथोड किरणें नलिका में भरी गैसों का क्या कर देती है, आयनीकरण। आयनीकरण मतलब गैसों को आयनन में तोड़ देती है। उसी प्रकार से केनाल किरण या एनोड किरण भी नलिका में भरी गैसों का क्या कर देती है, आयनीकरण कर देती है। क्या कर देती है, आयनीकरण कर देती है। ठीक है, ये लगभग गुण सिमिलर आ रहे हैं कैथोड किरण और केनाल किरण दोनों को। दोस्तों एक तो होती है कैथोड किरण जो इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित है, एक है केनाल किरण। यहां से अच्छी तरीके से देख लेना, मैं केनाल बोल रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों की तुलना में दोस्तों क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। तो ये पॉइंट है, लगभग लगभग कैथोड किरणों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं, सिमिलर है। ठीक है, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से अपना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपना। ठीक है, ये चारों पॉइंट वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से ये 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है, मैंने आपको बताया था कि कैथोड किरणों के लिए E/m का मान, E/m का मान मतलब विशिष्ट आवेश। मैंने कहा था कैथोड किरणों के लिए E/m का जो रेशियो है वो लगभग नियत होता है, स्थिर होता है, जो किसके समान होता है, इलेक्ट्रॉन के समान होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कैथोड किरणों के विपरीत, जबकि इनमें E/m का मान नलिका में भरी गैस की प्रकृति, एक तो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस बदलने पर E/m का मान भी क्या हो जाता है दोस्तों, बदल जाता है। अगर मैं बात करूं कैथोड किरणों के लिए, एक बार मैं कैथोड किरणों के लिए बात करूं, तो कैथोड किरणों के लिए E/m का मान क्या रहता है, नियत रहता है। लेकिन एनोड किरणों के लिए E/m का मान नियत नहीं रहता है। यह किस पर डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है नलिका में भरी गैस पर, कि वो गैस की प्रकृति क्या है। तो इंपॉर्टेंट अर्थात मैं कह सकता हूं गैस बदलने पर E/m का अनुपात भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे मैं अगर सिंपल वे में बात करूं मैं, तो जो अपने पास जो केनाल किरण है, जिन्हें एनोड किरण भी कहते हैं, या प्रोटॉन, तो इनके लिए E/m का मान क्या होता है, कितना होता है, 9.58 × 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम। ये कौन सी गैस के लिए लिया गया है, हाइड्रोजन गैस के लिए। जब नलिका में हाइड्रोजन गैस भरी है तब अपना वैल्यू E/m का वैल्यू ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये E/m की जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पर करती है, नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जब इस नलिका में हाइड्रोजन गैस भरी है तब E/m का मान दोस्तों क्या होगा, सर्वाधिक होगा। क्यों, याद रखना E/m का मान सर्वाधिक कब होगा, जब नलिका में कौन सी गैस भरी हो, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है दोस्तों, सबसे हल्का होता है, सबसे हल्का। तो हल्का रहने का रीजन क्या है, देखो हल्का रहने का रीजन ये है, यहां पर क्वेश्चन आ रहा है अपने पास E/m। तो एक बात बताओ, m का मान जितना कम होगा इसकी वैल्यू उतनी तो ज्यादा होगी कि नहीं होगी। अरे m इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, नीचे है, तो इसका मान, एक बात तो इस m का मान ज्यादा होगा तो E का मान, तो देखो E का मान तो फिक्स है। अरे E का मान तो इसके लिए फिक्स है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो m का मान जितना ज्यादा होगा तो नीचे ज्यादा संख्या का भाग देंगे, नीचे ज्यादा संख्या का अपन क्या देंगे, भाग देंगे, तो अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं m, ये भाई m का मान, अगर मैं बात करूं m का मान जितना ज्यादा होगा तो नीचे ज्यादा संख्या का भाग देंगे तो ये वैल्यू कम आएगी। और m का मान अगर कम है, अगर नीचे m का मान कम है, अगर हम कम संख्या का भाग देंगे, कम वैल्यू का भाग देंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का है, तो हाइड्रोजन परमाणु का जो m है वो सबसे कम होता है, मास कम होता है। ठीक है, हल्का है, तो ये हल्का है, कम है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना एनोड किरण है, इसके लिए E/m का मान किस पर डिपेंड करता है, नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर, या नलिका में भरी गैस पर। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस के लिए इसका मान क्या होता है दोस्तों, सर्वाधिक होता है। अब मैं बात करता हूं, एक मिनट, क्या बात करता हूं, जो कैथोड किरण है, कैथोड किरणों के लिए E/m का मान क्या था, -1.76 × 10⁻। इसको तो मैं हटाता हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अपन दोनों में, 10⁸
कूलाम प्रति ग्राम। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ देखो पहले अगर देखो बड़ा छोटा अगर घात में क्वेश्चन हो, अपने पास ऐसे घात में क्वेश्चन हो और आपको ये देखना पड़ेगा बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आप पहले घात देखो। यहाँ पर 10 की पावर 8, यहाँ पर 10 की पावर 4, दोनों प्लस में है। तो मेरे को एक बात बताओ, 10 की पावर 8 बड़ी है, 10 की पावर 4 बड़ी है, तो आप क्या कहोगे 10 की पावर 8। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो कैथोड किरणों के लिए E/m का मान है वो एनोड किरणों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा। मतलब कैथोड किरणों के लिए E/m का मान एनोड किरणों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए मैंने लिखा है एनोड या केनाल किरणों के लिए E/m का मान इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कम। मतलब ये कम है किससे, कैथोड किरण से। कैथोड किरण के E/m का मान किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं, नहीं कह सकता कि एनोड किरण या केनाल किरणों के लिए E/m का मान इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इस एग्जाम के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है, एनोड किरणों के गुण नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर डिपेंड करते हैं, प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अगर नलिका में भरी गैस को ही चेंज कर देंगे तो ये गुण सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये गुण तो रहेंगे कुछ गुण, ठीक है, लेकिन ये जो गुण है E/m का रेशियो है ये सब चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो मैं नेक्स्ट में बात करूं तो आपको मैं क्लियर कर दूं, ये धनावेशित ऋणावेशित विचलन है ना, वो भी चेंज हो जाएगा। इस गुण पर ही डिपेंड करता है वो भी। भाई गैस आयन है वो पॉजिटिव बनेंगे नेगेटिव बनेंगे, वो डिपेंड करता है ना। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन से नेगेटिव भी बनेगा, हाइड्रोजन है तो इससे पॉजिटिव बन रहा है, तो उसी प्रकार ये डिपेंड करता है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने किसके बारे में बात की है, केनाल किरण या एनोड किरणों के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एक बात मैं पहले बता दूं, अगर आपके कोई भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन लिख दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों।